नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो कराने वाला हूं। इस वीडियो में वही टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। और इस वीडियो में सिलेबस के लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं ताकि संपूर्ण रिवीजन आपका इसी वीडियो के माध्यम से हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जहां से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में बात करूंगा ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सको और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी वीडियो साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या एशिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक महाद्वीप का नाम है। अंटार्कटिका महाद्वीप में ही भारत का शोध संस्थान मैत्री अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए मैत्री भारत का क्या है? रिसर्च सेंटर है, अर्थात शोध संस्थान है। परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, वे भी अलग अलग प्रकार से बने हैं। आप यहाँ पर याद रखना भारती को भी याद रखना और दक्षिणी गंगोत्री को भी याद रखना। ये भी भारत के ही शोध संस्थान हैं जो कि 2 बार परीक्षा में आए हुए हैं। भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये तीनों ही शोध संस्थान है भारत के जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। ये तीनों बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। वहां पर बर्फ ही बर्फ, क्या है? बर्फ की चादर से ढका हुआ है यह महाद्वीप। और यहाँ पर मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में बना है। स्थायी निवास नहीं पाया जाता है क्योंकि बर्फ से ढका रहता है। मौसम वहाँ का ठंडा है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप है ये ध्रुवों के पास है। कहाँ पर? ध्रुवों के पास में है, इसलिए ठंडा क्षेत्र है, बर्फ से ढका रहता है। शोध संस्थान मैंने 3 आपको बताए दिए, मैत्री, भारती, दक्षिणी गंगोत्री, इसलिए राइट आंसर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है जलवायु के बारे में। जलवायु दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है। जलवायु में दशकों में परिवर्तन होता है, 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, इस प्रकार से परिवर्तन होता है, न कि दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मौसम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये पहली वाली जो भाषा दी गई है ये मौसम की परिभाषा दी गई है, न कि जलवायु की। क्वेश्चन में आपसे जलवायु पूछा है, इसलिए पहला तो आपका गलत हो ही गया। ठीक, पहला गलत हो गया। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ के कारण गलत हो गया क्योंकि जो जलवायु होती है वहाँ की मृदा पर भी निर्भर करती है, उच्चावच पर भी निर्भर करती है, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, इन सब पर निर्भर करती है। और एक शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया सिर्फ का मतलब है केवल ऊंचाई और उच्चावच, इसलिए गलत है। क्योंकि जलवायु मृदा पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, इसलिए दोनों ही कथन कैसे हुए? गलत हो गए। 4th विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो जीवन के अधिकार के रूप में हवा का अधिकार, पानी का अधिकार, ये सब कुछ स्वीकारा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना नेगेटिव होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना, यानी कि सभी निर्णय सरकार के जितने भी है उनको स्वीकार बच्चों को करवाओगे, ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। तो बी विकल्प यहाँ पर सबसे उपयोगी साबित होगा क्योंकि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना एक उद्देश्य होगा सोशल साइंस के टीचर का।
दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही गई, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी, अगर ऐसा आपको दिखा मिले कथन बी या कथन या कारण, तो उनको आप क्योंकि शब्द के साथ जोड़कर दोनों ही कथन को देखना, जो कि परीक्षा में आपको 1 नंबर दिला सकता है। कैसे? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। दोनों बातें सही हैं, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। और मैं यह भी बता दूं आपको, यह जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और चंद्रमा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लिया है इम्पोर्टेंट जानकारी बताने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन अभी मैं आपको करा दूंगा। एक बात याद रखना, यहाँ पर 27 दिन का टाइम लेता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा लगाने में, और ठीक है ना, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाने में 27 दिन का ही टाइम लेता है। दोनों टाइम सेम टू सेम लगते हैं, अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये कारण हो गया इसका। ठीक, एक पॉइंट और लगे हाथ समझ लो, चंद्रमा की सतह पर जीवन अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। चंद्रमा पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन छायाओं को देखा भी जा सकता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हूबहू इसी प्रकार का था चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक जैसा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 27 दिन का टाइम लगता है। और अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था, उसमें यही पूछ लिया था कितने दिन का टाइम लेता है? 27 दिन का टाइम लेता है। अभी क्वेश्चन वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमने ढूंढा, जैसे इससे पहले पेपर फरवरी 2026 में हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में पूरा करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने ऐसा भी पूछ लिया, आपके सामने रहा, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे भी चंद्रमा के बारे में पूछे गए कि चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। बात सही है, चंद्रमा की सतह पर पर्वत भी है, मैदान भी है, गड्ढे भी हैं। यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो नहीं के कारण आपका ये बी वाला गलत हो जाएगा। और ये चंद्रमा की सतह पर पर्वत छायाएं बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन इनको देखा जा सकता है। बी गलत, ए और सी करेक्ट, ए सी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि 27 दिन में ये पृथ्वी का पूरा चक्कर कर लेता है और 27 दिन में अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर कर लेता है। इसीलिए हमको एक तरफा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि सेम टू सेम टाइम लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की चारों ओर घूमने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में। पूरा एक मतलब कि सेम टू सेम टाइम लगता है। वही क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने देखा, जितने भी नए मित्र हमारी इस वीडियो को पहली बार देखने आए हो, तो मैं आप सभी मित्रों से कहूँगा, ये नोट्स जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिल्कुल न्यू अपडेटेड नोट्स आपको मिलेगा। एक तो कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। नोट्स में क्या रहेगा मेरे मित्र? कंप्लीट NCERT रहेगी 6 से लेकर कर 8 तक, है ना, 6 to 8, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये नोट्स सामाजिक विज्ञान SST पेपर 2 के लिए रहेगा, जो कि 60 में से 55+ नंबर दिलाने की गारंटी के साथ बनाए गए हैं। इसमें मेरा 5 से 6 वर्षों का अनुभव है नोट्स के साथ, इसीलिए इन नोट्स से, है ना, विभिन्न वर्षों में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। पहली बार देखने वाले मित्र इन नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि आपकी आंखें इनको देख रही हैं। आप लोग प्रत्यक्ष देख पा रहे हो कैसा कंटेंट यहाँ पर है, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे गए। दोनों चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, प्लस पूछे गए PYQ क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। PYQ की बात करी जाए 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें सीरियल से चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। पूरा सिलेबस द एंड किया गया है, वो भी न्यू अपडेटेड। लेना कैसे है? आपको ये नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे? जी हाँ, ये नोट्स आपको PDF में मिलेगा। कैसे लेना है? एक नंबर स्क्रीन पर है आपके 9696
400597। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, तुरंत नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 हमने ऑफर में कर दिया है। नोट्स का प्राइस 399 था, इसको हमने रिमूव किया, 299 कर दिया। तुरंत ऑफर में ले लो नोट्स। कहता है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। अब आपको नहीं वाला बताना है, अर्थात गलत वाला बताना है, वो भी आपको बताना है। जेंडर रूढ़िवादिता, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। देखो, कुछ मैं आपको जेंडर रूढ़िवादिताएं बता देता हूं। जैसे लड़कियां खाना पकाने वाली होती हैं, ये लोगों के द्वारा कहा जाता है, जो कि रूढ़िवादिता है, लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर रूढ़िवादिता भी कहते हैं। लड़कियां खाना बनाने में सक्षम होती हैं, बच्चों को पालन पोषण करने में अच्छी होती हैं, वाहन चलाने में अच्छी नहीं होती हैं। तो ये कुछ क्या है, जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। जैसे सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जेंडर रूढ़िवादिता नहीं होगी। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, अगर लड़के और लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाओगे तो साफ बात है, जाहिर सी बात आ गई सामने कि ये तो जेंडर रूढ़िवादिता इसमें दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों को जेंडर के अनुसार हम लोग अलग अलग पंक्ति में बैठा रहे हैं। ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता का। लेकिन आपको नहीं वाला बताना था। नहीं वाला कौन हुआ आपका, थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों को प्रोत्साहित करने की बात करी गई है। यहाँ पर सिर्फ लड़कों को, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को, है ना, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल धरातल पर लाया जाता है। परीक्षा में आपको ऊर्जा स्रोत से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक भी अभी मैं खत्म कर दूंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से, 1-2 मिनट का टाइम आपको लगेगा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है, और ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। प्राकृतिक गैस की यहाँ पर बात की जा रही है। आपको मैं कुछ पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा परंपरागत क्या है और अपरंपरागत स्रोत क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत सिंपल सी भाषा में आप लोग समझ लो, जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं। परंपरागत स्रोत हैं, एक बार खत्म होने के बाद इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये खत्म होने वाले स्रोत होते हैं। जैसे कोयला आपका हो गया, क्या हो गया, कोयला हो गया। पेट्रोलियम हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया। खनिज तेल आपका हो गया, है ना। प्राकृतिक गैस हो गई, ईंधन हो गया। ये कैसे स्रोत हैं, ये परंपरागत स्रोत में ही आते हैं। यहाँ पर समझो, जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ठीक, हमारे देश में ग्रामीणों के द्वारा 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। लाइन इंपॉर्टेंट है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव में जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इनको जीवाश्मी ईंधन भी बोलते हैं, क्योंकि जीवों के अंश इसमें पाए जाते हैं, जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर उथल पुथल के कारण दब गए थे, जो तेल में कन्वर्ट हो गए। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं, लिमिटेड हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर से इनका उपयोग कर रही है और इनका निर्माण की दर कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। जो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं वे परंपरागत हैं। कोयला की मैं बात करूं, यहाँ पर पूरा बताया गया है कोयला के बारे में, ठीक है ना। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पेपर में आया हुआ है प्रश्न, काला सोना किसको बोलते हैं। आपका जवाब होगा पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं। और अभी मैंने आपको प्राकृतिक गैस के बारे में बताया था। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो वही सब कुछ मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। और अपरंपरागत भी आपको समझा दूं। गैर परंपरागत किनको बोलते हैं। गैर परंपरागत
परंपरागत, गैर परंपरागत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस। ये कैसे स्रोत हैं? परंपरागत हैं, यानी कि ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, इनको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए इन स्रोत को नवीकरण स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जानकारी मैंने नोट्स में डाल दी है, उसके साथ अब तक पूछे गए ये सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने इन्हीं नोट्स में डाल दिए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर समझा कि परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जो जल्दी आपके कैसे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन। और अपरंपरागत या गैर परंपरागत क्या होते हैं दोस्तों, जो जल्दी समाप्त नहीं होते, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? अर्थात ग्रामीण अर्थात गांव का अधिकारी नहीं है। पटवारी जो कि गांव से ही संबंधित होता है, जिसको लेखपाल के नाम से जानते हैं। नगर निगम वार्ड काउंसलर, यह नगर से संबंधित है। कहाँ से? नगर से है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी गांव से होता है, ग्रामीण से। लेखपाल भी ग्रामीण से होता है। आपसे नहीं वाला पूछा है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो नगर निगम तो ये नगर का हो गया ना, ग्रामीण का कहाँ रहा? तो आपका उत्तर आपका यहाँ पर सेकेंड जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये नगर की बात यहाँ पर कर दी गई। आपको ग्रामीण वाला यहाँ पर 3 दे दिए गए, नहीं वाला बताना था जो ग्रामीण का ना हो। नगर निगम काउंसलर ग्रामीण का होता ही नहीं है, वो तो नगर का होता है ना। नेक्स्ट, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल राइट यहाँ पर दिया गया है। कैसे राइट दिया गया है, इसको समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में 10-12 क्वेश्चन बन चुके हैं इन्हीं आपके सेलों से, अर्थात चट्टानों से। जो कायांतरित सेल होती है ना, इसका निर्माण आग्नेय अवसादी दोनों में जब ताप या दाब पड़ता है तो ये पिघलने लगती है, तो ये सेल में, कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा का निर्माण करती है। संगमरमर एक कायांतरित सेल का ही उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? ABC तीनों सही हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को सेल अर्थात रोक, जिसको चट्टान भी बोलते हैं, इसको समझा दूं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले परीक्षा में तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकें। मेरा मकसद यह है कि सारी अर्थात संपूर्ण जानकारी को बता करके मैं चलूं, ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए, है ना, जो परीक्षा में आ जाए और मैं उस जानकारी को ना बता पाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए सारी जानकारी आपको बताता हूं। तो यहाँ पर 3 सेलों के बारे में आपको बताऊंगा, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, जहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन भी आपको यहीं पर करा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग समझ लो आग्नेय सेल आखिर होते क्या हैं। आग्नेय सेल पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को सेल कहते हैं। विभिन्न रंग, गठन, आकार के होते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। तो आपने यहाँ पर आग्नेय सेल को समझा। आग्नेय सेल जब जो कोई ज्वालामुखी निकलता है ना, उसमें द्रवित मैग्मा होता है, मैग्मा ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, उसको आग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक, और आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जैसे ज्वालामुखी निकला ना, अंतर्वेदी जो अंदर ही जम जाए, अंदर ही जम जाए, है ना, बाहर ना निकल पाए, वो अंतर्वेदी हो गया। बहिर्वेदी जो लावा जिसका मैग्मा है वो बाहर आ जाए, धरातल पर आ जाए, बाहर जम जाए, तो उसको बहिर्वेदी बोलेंगे। जो अंदर ही जम जाए उसको अंतर्वेदी बोलेंगे। अंतर इतना है दोनों में, समझ लो। बहिर्वेदी जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक भाग में निकलकर बाहर सतह पर आता है और ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है, दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है। जो कि बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आग्नेय का है, वो भी बहिर्वेदी आग्नेय का, क्योंकि ये जो पठार होते हैं वो तो बाहर होते हैं ना, धरातल के ऊपर होते हैं, तो बहिर्वेदी अर्थात बाहर। उसके बाद अंतर्वेदी को समझ लो। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय कहते हैं। बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कैसा है? आग्नेय सेल है, वो भी अंतर्वेदी है, क्योंकि ये अंदर ही जम जाता है। आपने आग्नेय को समझ लिया, अब मैं आपको अवसादी को समझा दूं।
सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इन्हें अवसादी सेल कहते हैं। इसका कहना का मतलब है कि जो सेलें कई प्रकार की होती हैं, पानी में बह के जाती हैं, हवाओं के माध्यम से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, एक जगह आकर के ये जम जाती हैं, वहाँ पर धीरे धीरे ये ठोस हो जाती हैं, दब जाती हैं, परत बनाती हैं, उसको अवसादी कहते हैं। अवसादी में जीवों के अंश भी होते हैं। अवसादी को जीवाश्म सेल के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखना, पेपर में बना है क्वेश्चन। ठीक, उदाहरण बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवाणु आदि जो कभी इन सेल पर रहे, इसलिए इस सेल को जीवाश्म भी कहते हैं। 2 सेल मैंने कंप्लीट करा दिए। अब तीसरा, कायांतरित। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित में बदल जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो संगमरमर क्या हुआ? कायांतरित हो गया। स्लेट क्या हो गई? कायांतरित हो गई। और सेल चक्र इसी को बोलते हैं, एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने की क्रिया को सेल चक्र बोलते हैं। जैसे इस चक्र को भी समझ लो, क्वेश्चन यहाँ से भी बना था। द्रवित मैग्मा से क्या बनता है? आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा से आग्नेय सेल बनता है और आग्नेय टूटकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप दाब के कारण आग्नेय व अवसादी कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, पुनः कायांतरित से मैग्मा बनता है। ये चक्र चलता रहता है। चक्र कैसा है? अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से मैग्मा, मैग्मा से आग्नेय, अवसादी से कायांतरित, इस प्रकार से। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन करा दूं। अब आपको अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। देखो, आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, सही बात है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। और ये वाला देख लो, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उन्हें अवसादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। और अवसादी में ही जीवाश्म भी पाया जाता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए नोट्स नए मित्र ले लेंगे इनको। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। देखो, बेसाल्ट का पठार है। बेसाल्ट कैसा होता है? ये बाहर आता है। कहाँ पर? बाहर, अर्थात ऊपर, धरातल पर। तो बहिर्भेदी आग्नेय कौन सा हो जाएगा? बी का कौन सा हो जाएगा? थर्ड। बी का थर्ड। बी का थर्ड आपका इसमें दिया गया है और किसी में भी नहीं दिया गया है, इसलिए आंख मूंद कर आप लोग सी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक, और अंतर्भेदी होता है आपका ग्रेनाइट। अवसादी क्या होता है? अवसादी, अवसादी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड, बलुआ पत्थर। और कायांतरित सेल आपका चूना पत्थर में बदल जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में बने हैं, जिनको मैंने आपको यहाँ पर कराने का प्रयास किया है। सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र का सही क्रम क्या है? अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से मैग्मा, ये बनता है ना? पेपर में आया था ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक, और ये भी क्वेश्चन आया था, जो बेसाल्ट चट्टान का जो भारत का पठार है, दक्कन का, बेसाल्ट से बना है, किस श्रेणी में आता है? तो है आपका बहिर्भेदी आग्नेय में आता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बना है, इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आपका ये चट्टान वाला टॉपिक यहाँ पर ही क्लियर मैंने कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये तो सही दिया गया है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, सही दिया गया है। जनता को मतदान का अधिकार, सही दिया गया है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जो कि गलत दिया गया है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निर्णय निर्माण में नहीं लेती है। यहाँ पर नहीं वाला ही आपको बताना है। तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि गलत है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों को दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, जो कि गलत है, नेगेटिव है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। एक रूप नहीं होना चाहिए, एक रूप, ये बात गलत है। ठीक, कमियों को इंगित करना, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कई मेरे मित्र पवनों को लेकर के बहुत परेशान होते हैं, जिसको वायु चैप्टर में दिया गया है अच्छे से। तो स्थायी जो होती है वो स्थायी ही रहती है, निश्चित ही रहती हैं। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, वही स्थायी है। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ठीक, तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सही बातें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला सही जवाब आपका हो जाएगा। पवनों को भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 पवनें आपकी पाठ्यपुस्तक में बताई गई हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन हमेशा बनता है। उन तीनों प्रकार की पवनों को कराता हूँ और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको यहीं पर करा देता हूँ, ताकि पवन वाला आपका यहीं पर सिमट जाए, अर्थात द एंड हो जाए। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अपने नोट्स ओपन कर लिया। पवन को समझ लो। सबसे पहले पवन आखिर किसको बोलेंगे? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। तो पवन कैसी बहती है आपको ये पता होना चाहिए। उच्च से निम्न की ओर बहती है, 3 प्रकार की। पहला प्रकार है स्थायी। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पहला यहाँ पर क्लियर। उसके बाद मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार बदलती हैं। स्थानीय पवनें अर्थात लोकल एरिया की जो पवनें होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। स्थल एवं समुद्री समीर जो कि स्थानीय पवन का ही उदाहरण है। तीनों पवनें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब इन तीनों पवनें से आए हुए क्वेश्चन जितने भी आए होंगे उनको यहाँ पर आपको कराता हूँ। मैं क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ। मैंने एक चैप्टर आपके लिए ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले पवन को यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसी बहती है बताओ? मैंने आपको बताया उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन बहती है। ठीक, ये नोट्स में सारा मैंने दे दिया है आपको। ठीक है ना? और देख लेता हूं पवन वाला। ये देखो क्वेश्चन पवनों के बारे में। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। सही है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। ये भी बात सही है। दोनों यहाँ पर सही बातें हो जाएंगी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पवनों के बारे में पढ़ो। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। बिल्कुल सही। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं। निश्चित दिशा में तो आपकी स्थायी चलती हैं। कौन सी? ये तो स्थायी की परिभाषा यहाँ पर दे दी गई। मौसमी तो बदलती रहती है ऋतुओं में, दिनों में। ठीक, ये नहीं निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं। गलत। स्थल एवं समुद्र समीर स्थायी पवन नहीं है, बल्कि ये स्थानीय है। कैसी हैं? स्थानीय। कैसी? स्थानीय है। ठीक, तो आपका केवल ए ही सही हो जाएगा। केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्थायी पवन का है और ये स्थानीय पवन की बात की गई है। उसके बाद और देखो, स्थायी पवन। स्थायी व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें कैसी हैं? स्थायी हैं। लू और मानसूनी कैसी हैं? ये है मौसमी पवनें या मानसूनी। मौसमी पवनों के उदाहरण है। ये समुद्री समीर कैसी है? स्थानीय। कैसी? स्थानीय पवन। ठीक, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है। और भी तमाम क्वेश्चन आए हैं। आप लोग इन नोट्स को लेकर के नोट्स में ही पढ़ लेना। स्थायी पवनें नहीं हैं, थर्ड वाली नहीं है, क्योंकि ये मानसून की है, अर्थात ये मौसमी पवन है, मौसमी है। और पश्चिमी पूर्वी व्यापारिक ये आपकी स्थायी पवनें होती हैं। लू किस प्रकार की पवन है बताओ? लू आपकी स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन। ठीक, तो ये भी मैंने आपको कराया। मौसमी पवनों के उदाहरण कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं देख लो आप लोग, आपके सामने ही है सब कुछ। नोट्स रिवीजन, जितने भी मित्र के पास नोट्स हैं तो वो रोज़ इन नोट्स को पढ़ें अच्छे से। ना समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपके लिए हूँ, बताऊँगा सारी चीज़। BCE का तात्पर्य बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा आपका सेकेंड ऑप्शन दिया गया है। ठीक, आंसर यहाँ पर हो जाएगा BCE, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा भी इसी को बोलते हैं, और बिफोर कॉमन एरा को BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और हिंदी में इसको ही ईसा पूर्व के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित अर्थात कुछ बच्चे ऐसे हैं कक्षा में दृष्टिबाधित, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, के कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए?
यथोचित विराम पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि कक्षा के जो बच्चे हैं वो दृष्टिबाधित हैं, उनको दिखाई तो कोई चीज़ पड़ेगी नहीं, तो शिक्षक को उच्च आवाज में बोलना चाहिए और यथोचित विराम भी लेना चाहिए और बार बार चीज़ों को बताना चाहिए। ये बात सही हो जाएगी आपकी। ए इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग, जब बच्चे दृष्टिबाधित हैं अर्थात उनको दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो उनके लिए आप आकर्षक दृश्य काहे के लिए प्रयोग करोगे? जब उनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनके सामने आप कोई सी भी चीज़ देखने में सुंदर ला दो तो वो देखने में असमर्थ हैं, तो उनके सामने ये चीज़ें लाना ही बेकार है। इसलिए बी आपका गलत हो जाएगा, बी यहाँ से भी हटेगा। बचेगा आपका ACD, जिसको आप लोग आंख मूंद कर टिक कर सकते हो। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, मौखिक संकेत के द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना, कक्षा के दौरान टेक्सटाइल यानी कि स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, ताकि बच्चे देख नहीं पाएंगे, उनको छू सकें, स्पर्श कर सकें, ये तो करना चाहिए। ठीक, इसलिए ACD यहाँ पर हो जाएगा, ACD। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। राइट आंसर दूसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा DK वासु निर्देशन क्या है? DK वासु निर्देश हैं गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में से संबंधित निर्देश हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए नहीं है, बच्चों के हानिकारक ये भी नहीं है, घरेलू हिंसा ये भी नहीं है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ निर्देश हैं, जिसको DK वासु निर्देश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ वाला राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। विविधता, मैंने आपको कई वीडियो में विविधता के बारे में बताया है, पुराने मित्र जानते होंगे। लोगों की भाषाएं अलग, लोगों के धर्म अलग, रहन सहन अलग, सब कुछ अलग है ना, वही है विविधता। अर्थात विविधता में समानता भी पाई जाती है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ये भेदभाव का उदाहरण है। भेदभाव का लक्षण भेदभाव, कि लड़का को स्कूल जाने का मौका मिला, लड़की को जाने को नहीं मिला, ये तो भेदभाव है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार अमीर, यहाँ पर गरीबी और अमीरी का उदाहरण पेश किया गया है, ये विविधता थोड़ी ना है, ये भी गलत, पहला भी गलत। थर्ड देख लो, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है, अर्थात यहाँ पर भी भेदभाव है जाति के आधार पर, यह भी विविधता नहीं होगी। परितोष को बांग्ला अच्छी आती, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है, लोगों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं जिसको हम लोग विविधता बोल सकते हैं, इसलिए फोर्थ जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने अपनी एक किताब लिखी भारत की खोज। कौन सी किताब लिखी? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने किताब लिखी। उसी किताब में इन्होंने विविधता में एकता का मुहावरा दिया है, ये आपसे पूछ सकता है इसलिए महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। यहाँ पर लिखा है सभी सांस्कृतिक प्रथाओं, इसलिए गलत हो जाएगा। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, ये तो बात सही है, ये बात आपकी सटीक बैठेगी। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, किसी चीज को निष्कासित करना ही नेगेटिव होता है, ये गलत। सी आपका हटेगा, हटाओ जल्दी से जिसमें है। बी तो आपको मैंने सही कर ही दिया, बी तो सही होगा ही होगा। बी और डी अर्थात थर्ड विकल्प आपका बचेगा, थर्ड, क्योंकि सी आपका गलत हो ही गया ना, सी जिन में था वो मैंने काट दिया, बी और डी बचा जो कि राइट आंसर हो जाएंगे, बी और डी। इस प्रकार से आप लोग पेडागोजी के क्वेश्चन को कुछ सेकंड में सोल्व कर सकते हो अगर आपने एक या दो को गलत साबित कर दिया तब। ठीक, नेक्स्ट, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास को मौसमी प्रवास, ये दरअसल ऋतु प्रवास जो होता है ये लोगों के मौसमी आवागमन से जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से जुड़ा है। लोग जो ऋतु प्रवास करते हैं वो मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास करते हैं, और यह ऋतु प्रवास भूगोल की भाषा में अगर मैं कहूँ, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अगर मैं ऋतु प्रवास को कहूँ तो ये एक प्रकार के जानवर जो पशुपालक होते हैं ना, पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, तमाम पशुओं को,
तो ये पशुपालक अपने पशुओं को मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह घास व पानी की उपलब्धता के आधार पर, है ना, चराने जाते हैं, घास के लिए जाते हैं, है ना। तो वही एक प्रकार से ऋतु प्रवास कहलाता है। जब गर्मी का मौसम होता है ना, गर्मी के टाइम ये लोग किस ओर प्रवास करते हैं और सर्दी में ये लोग किस ओर प्रवास करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। गर्मी में ये लोग कहाँ पर जाते हैं? गर्मी में ये लोग चले जाते हैं आपके पर्वतों पर, पर्वतों पर चले जाते हैं। और सर्दी में ये लोग चले जाते हैं मैदानों की तरफ प्रवास करने। ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी फैक्ट है ये वाला। गर्मी में ये पर्वतों की ओर जाते हैं, सर्दी में मैदानों की ओर ये ऋतु प्रवास करते हैं। नेक्स्ट, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र का एक पटनेपुरा स्थल है, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, अंडों के छिलके मिले हैं, अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ऐसा स्रोत मिला है कहाँ से? महाराष्ट्र के पटने से। तब हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बने हैं, उनको भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। मैंने अपने नोट्स ओपन कर लिए। यहाँ पर भारत में शुतुरमुर्ग को समझो। भारत में पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आज हम कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो पटनेपुरा स्थल से अंडे के अवशेष के माध्यम से। और एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर 2021 में आया, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं, जिन पर चित्रांकन भी मिलता है, चित्र भी मिलते हैं। तो ए बी दोनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? सही उत्तर आपके हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए नए मित्र ने अगर यहाँ तक भी वीडियो हिम्मत से देख लिया होगा तो अभी भी आप लोग नोट्स ना लिए हो तो ले लो, फायदे में रहोगे। 10 दिन के भीतर पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। नंबर पे आप लोग कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपसे खुद बात कर लूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि इतिहास पेडागोजी का है, हिस्ट्री पेडागोजी। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। क्यों होता है? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंध दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, जो कि गलत है। डी तो आपका गलत हो ही गया ना। ए बी सी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए नहीं होता है, बल्कि समय की अवधारणा। यार यहाँ पर वंशावली चार्ट, जो वंशावली क्या बताएगा? समय बताएगा ना। तो स्थान कैसे बताएगा? समय होना चाहिए, समय की अवधारणा, इसलिए गलत है। बाकी सब तो सही है। डी को हमने जैसे ही हटाया आपके सामने उत्तर एक यहाँ पर प्रकट हो गया, ए बी सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं, सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, सही है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि खनिज धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं। खनिजों में धातु भी पाई जाती है, धातु नहीं भी पाई जाती है। यहाँ पर अधात्विक सिर्फ दिया गया है, जबकि होना चाहिए था धात्विक और अधात्विक। केवल अधात्विक की बात करेगी कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, नहीं। कुछ तो आपके धात्विक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं, इसलिए गलत है। फोर्थ वाला राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ही आपसे यहाँ पर पूछा है। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत, लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसके कारण भी परीक्षा में आए हैं। यहाँ पर भोजन में समानता पाई जाती है, भोजन में समानता पाई जाती है, भाषा में समानता पाई जाती है, धर्म में समानता पाई जाती है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया छोटा तिब्बत का कारण क्या है लद्दाख को बोलने का? भोजन कारण है, भाषा कारण है और धर्म कारण है। धर्म में कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध लोग पाए जाते हैं। और एक आपको बात बता दूं, लद्दाख में एक ग्रंथ फेमस है जिसको केसर सागा बोलते हैं। क्या? केसर सागा के नाम से ग्रंथ को जानते हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में पश्मीना ऊन भी फेमस है, पश्मीना ऊन, ये भी पेपर में पूछा जाता है, पश्मीना ऊन। ठीक,
नेक्स्ट, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। थर्ड जवाब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? किन अधिकारों को स्वीकारता है? वन अधिकार है 2006 का, अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। ठीक। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल जब ना था भारत में, उससे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर। साल भर पढ़ाया जाता था, फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करने के लिए। जवाब आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पूरे साल पढ़ाया जाता था। जब बच्चे फसल को काटते थे उस समय को छोड़ दें, और वे जब खेतों में काम करते थे उस समय को छोड़ दें, तो पूरे साल बच्चों को पढ़ाया जाता था। थर्ड जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली आपको पता है भारत में अदालतों के बारे में। यहाँ पर है सबसे उच्च अदालत, उच्चतम, उच्च, फिर ये निचली, जिला स्तर की, निचली है, उच्च है, फिर उच्चतम है। ठीक, ये है आपकी प्रणाली। यानी कि उच्चतम न्यायालय के जितने भी फैसले होंगे वो सभी को मानने पड़ेंगे, और कोई व्यक्ति नीचे की अदालत से असहमत है तो वो ऊपर अदालतों में जा सकता है। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील, गलत, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ये रही अपील प्रणाली। अर्थात कोई व्यक्ति निचली अदालत से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च अदालत में जा सकता है, हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये भारत की क्या है? अपील प्रणाली, इसी को ही बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वितीयक स्रोत क्या है? 1 नंबर पक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का एक टॉपिक है आपका। स्रोत आपके सिलेबस का टॉपिक है। स्रोत, इसको समझा दूं। स्रोत 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक होता है जो पहले से घटनाएं घट गई हो उन पर, कोई भी चीज़ का अखबार, कोई सी भी किताब है ना, किसी चीज़ का संग्रह, वो द्वितीयक है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष लिखा गया था। जनगणना रिपोर्ट 2011 के आंकड़े, ये हमारे जो हमारे अतीत की किताब है ना, कक्षा 6 की NCERT इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जितनी भी बुक्स होती ना, बुक्स, न्यूज़पेपर, जो पहले से घटनाएं घट चुकी हैं वो सभी द्वितीयक में ही आती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए फोर्थ जवाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्राथमिक स्रोत पूछ ले, आपसे फर्स्ट सोर्स पूछ ले, तब आप क्या कहोगे? जैसे किसी की डायरी हो गई, आत्मकथा हो गई, आंखों देखा गया प्रत्यक्ष, आत्मकथा, प्रत्यक्ष कोई चीज़ देखी गई तो वो आपकी प्राथमिक स्रोत में ही आती है। इसके लिए मैं अलग से आपको चैप्टर करा दूंगा, उसके लिए परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? नहीं वाला बताओ आप लोग। 3 प्रायद्वीपीय लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, एक नहीं है, नहीं वालों को ही बताना है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, सही बात है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, मैं भारत बना लूँ, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, और उत्तर मैदान के दक्षिण, उत्तर का मैदान यहाँ पर है तो ये नीचे का इलाका कैसा हुआ? दक्षिण हुआ, तो दक्षिण में है, पहली बात सही हो गई। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है, जैसे मैंने भारत को यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसके उत्तर और पश्चिम में क्या है? यहाँ पर राजस्थान है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर कोयला, लौह एस जैसे खनिज पाए जाते प्रायद्वीपीय पठार झारखंड वाले इलाके में, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, है ना, ये भी सही हो जाएगा। ये तीनों ही पहले वाले आपके सही हो जाएंगे। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा है। ये पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं, पश्चिम की ओर आपकी नर्मदा बहती है, और नर्मदा ताप्ती या तापी, ये 2 नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कैसा दिया गया है? नहीं वाला है, अर्थात गलत है, जो कि यहाँ पर यही जवाब आपका माना जाएगा क्योंकि गलत आपसे पूछा है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों वर्षा होती है आपको पता होना चाहिए। भारत के दक्षिणी भागों में
पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर चित्र मैंने आपके सामने नोट्स के माध्यम से ओपन कर लिया। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु जिसको बोलते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश होती है। यहाँ पर जो पवन है ना, ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। तो इस जानकारी को अच्छे ढंग से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। क्या समझो आप लोग? यहाँ पर आप लोग समझ लो, दोनों ही चीज़ें समझ लो। एक तो वर्षा का मौसम होता है जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, अर्थात स्थल की ओर इसमें बहती है। अपने साथ नमी लाती है और पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है। लेकिन मानसून के लौटने का समय या जिसको शरद ऋतु बोलते हैं, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। यही क्वेश्चन परीक्षा में आपसे यहाँ पर पूछ लिया, दक्षिण भारत करके, ठीक। तो क्यों होती है? क्योंकि पवन बंगाल की खाड़ी की ओर स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती है, ठीक है ना। आपने समझ लिया। और एक क्वेश्चन और इसी टाइप का पेपर में आया था, थोड़ा ही अंतर है इसमें। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, इसमें पूछा आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। क्वेश्चन दोनों एक प्रकार से सेम ही आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा अलग अलग यहाँ पर कर दिया गया है। और भी क्वेश्चन पेपर में आया है, एक ये आया है भारत में शरद ऋतु के संबंध में आया है। आपने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो कार्यस्थलों पर महिलाओं से जो यौन उत्पीड़न होता था उससे बचाने के लिए 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देशन की रचना महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को बचाने के लिए की। दूसरा वाला जवाब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप से देखेगी? तो सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, सही स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाला, सही विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना ही एक नेगेटिव में आता है, इसलिए गलत। डी तो आपका होगा ही नहीं, ठीक। समस्याओं के समाधान ये सही हो जाएगा, अर्थात ए बी सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? कोस्टा रिका एक देश का नाम है। यहाँ पर क्या है कि सैनिक लोग नहीं रहते हैं, यानी कि सैन्य बल नहीं रहता है। जितना भी सैनिकों पर खर्चा आएगा उस खर्चे को स्वास्थ्य सेवाओं पर लगा दिया जाएगा, ऐसा मानना है। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ये थर्ड जवाब आपका हो जाएगा। कोस्टा रिका एक देश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? समावेशी बनाना है कक्षा को, कौन सहायक हो सकता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में एक रूप निर्देशन, एक निश्चित शिक्षण शैली, गलत है। एक रूपता नहीं लानी चाहिए, बल्कि कक्षा में विविधता लानी चाहिए। एक रूपता एक ही प्रकार में बच्चों को ढालना होता है, जो कि नेगेटिव है। बी को हटाओ, फटाक से हटा दो, बचेगा आपका ए सी। आंख मूंद कर आप लोग इसको जवाब मान सकते हो, ए एंड सी यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। बाकी सब कुछ गलत। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ?
ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इसलिए पतन हुआ, ये भी सही बात है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी सही बात है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई होगी तो लोग परावर्तित हो गए होंगे, लेकिन पूरे क्षेत्र में तो बाढ़ ना आई। संभवतः नदियां सूख गई थी, ये हो सकता है कि नदियां सूख गई हों, लेकिन सी यहाँ पर नहीं होगा। सी हटा दो, सी हटा दो, ए बी डी को यहाँ पर लाओ। ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई होगी। ठीक, समझ गए? एनसीईआरटी का यही कहना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है हड़प्पा सभ्यता के पतन का रहस्य। देखो, जंगलों का विनाश, ईंट पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी, मवेशी द्वारा घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए, इसलिए कह सकते हैं कि जंगल का विनाश हो गया हो। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। कुछ का कहना है कि नदियां सूख गई, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में बाढ़ आई, लेकिन सभी इलाकों में बाढ़ ना आई। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा, पूरे क्षेत्र में नहीं असर हुआ होगा, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन से और भी क्वेश्चन बने हैं, आपके सामने है यहाँ पर। लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, ऐसा बताया गया है। नगरों के बीच आपसी लड़ाई तो थी ना, ये तो गलत है। जंगलों का विनाश, बाढ़ आ गया, मवेशियों द्वारा चर लिया गया, पूरा चरागाह खत्म कर दिया गया, चराने से मृदा अपरदित हो गई, नष्ट हो गई, ये भी बताया गया है। लेकिन बी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, ये भी पूछा गया है, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सामने है सब कुछ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक करा दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पर माना जा सकता है कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।